मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13 करना है। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने किया हुआ था, जिसमें आपका क्वेश्चन था x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 वेयर y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने इसको सॉल्व किया था, आंशिक भिन्न करनी पड़ी थी समाकलन करने के लिए। आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है cos डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a where a belongs to the set of all real numbers and y is equal to 1 if x is equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। cos डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a के बारे में जानकारी उन्होंने दी है कि जो a है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है। कहने का मतलब एक वास्तविक संख्या है a। इसमें एक शर्त भी दी गई है, y बराबर 1 है यदि x बराबर 0, मतलब अगर x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ये हमारी मदद करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने में। फिलहाल आप सब तरीका जानते हैं कि कैसे करना है, स्टार्ट करा जाए। सबसे पहले cos डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a है, तो अगर यहाँ से हम डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे। ये तो वही हो गया ना, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। तो वैसे cos डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a, देन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स a। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना है तो डी वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। और जैसे ही वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर पाते हैं ना, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, समाकलन करने पर इधर की तरफ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। इधर आप देख सकते हैं cos इनवर्स a एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हम बाहर रख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx करना पड़ेगा, dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, cos इनवर्स a dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल x और उसके साथ में ये cos इनवर्स a, और अब हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस c। इंटीग्रेशन किया है ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। अब ये हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 13 पे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आया। ये हमें तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन तक जाना है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अब हमारी हेल्प करेंगे ये कंडीशन जो हमको ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन पे। तो हम उसमें y की जगह 1 लिखेंगे, x की जगह 0 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अब y इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 1 लिखना, x की जगह 0 लिखना है। तो y की जगह 1 लिख देंगे, x की जगह 0 करेंगे तो भैया फिर पूरी टर्म 0 हो जाएगा। देखो ये तो इस तरह से c की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1, और c का मान यहाँ पर लिख देंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसलिए अवकल समीकरण का अभीष्ट विशिष्ट हल, अभीष्ट विशिष्ट हल y इज इक्वल टू एक्स cos इनवर्स a प्लस 1। देखो y इज इक्वल टू एक्स cos इनवर्स a प्लस c की जगह पर 1 लिख देंगे। यही आंसर आ रहा होगा शायद, देख लीजिए क्या आंसर पे दिया जा रहा है। आप इसको 1 को इधर ले आइए तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स cos इनवर्स a। अब x को अगर इधर ले आइएगा आप तो y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स a। अब cos को अगर इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा cos y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा। वैसे जो ये आंसर देख रहे हैं हम इस आंसर पे है cos y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। लेकिन 2 नहीं आ सकता बेटा, ये y इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 आएगा। अगर यहाँ पर कंडीशन में दिया गया था y बराबर 2,
तो फिर ये वाला यहाँ पर 2 आ गया होता, पर कंडीशन में तो y इज इक्वल टू 1 दिया है। मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपकी बुक्स में भी y इज इक्वल टू 1 ही है मेरे ख्याल से, तो बस ठीक है, फिर आपका यही जवाब सही है, आप परेशान ना हो। इसके बाद नेक्स्ट 14th नंबर कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y tan x। डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y tan x, और इसमें कंडीशन दी गई है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 यदि x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसके साथ कंडीशन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए। तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स। डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स। इसके बाद हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसमें आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा log y, और tan x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है log sec x, और प्लस इस पे कांस्टेंट लगा देंगे c। ठीक है, अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको इसका चाहिए, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, y बराबर 1 यदि x बराबर 0। अब y बराबर 1 यदि x बराबर 0, इसमें y बराबर 2 है। ओ आई एम सॉरी, तो ये कंडीशन हम इसकी देख रहे हैं। अच्छा, ये इसमें y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 यदि x बराबर 0, तो लिख दीजिए y की जगह 2 और x की जगह पर 0। y की जगह 2 लिखेंगे तो बेटा ये बन जाएगा log 2 इज इक्वल टू, x की जगह 0 लिखेंगे, sec 0 का मान क्या आएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस c। इस तरह से c की वैल्यू आपको मिल गई है log 2 के बराबर, तो ये यहां पर अप्लाई कर देंगे। Therefore log y is equal to log sec x plus log 2। अब ये आप इसमें ये भी कर सकते हैं, log m plus log n भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा log y is equal to log m plus log n का log m इंटू n हो जाएगा, तो log 2 sec x। अब दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 sec x। ठीक, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, y इज इक्वल टू sec x। इस पे केवल आ रहा है, ये मेरे ख्याल से ना इसकी लिमिट चेंज हो गई है शायद, उसका जो मतलब ये कंडीशंस वगैरह दी गई हैं ये एक्चुअली इसमें यूज होनी चाहिए थी, और इसकी जो कंडीशंस वगैरह दी गई हैं ये एक्चुअली उसमें यूज होनी थी। हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है आंसर को देख के, क्योंकि इसमें y बराबर sec x आ रहा है और हमारे इसमें y बराबर 2 sec x आ रहा है, और ये सिर्फ किसकी वजह से, कंडीशन की अगर अदला बदली कर लें हम, मतलब इस क्वेश्चन में जो ये शर्त दी गई है वो इसमें अप्लाई कर दें और उसकी जो शर्त दी गई है वो इसमें लगा लें, तो दोनों के आंसर आपस में मैच कर जाएंगे। बट क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप सॉल्व करेंगे जो कंडीशंस में प्रेजेंट टाइम पे दी गई है तो वो यही आंसर देंगे फिर आपको। अब परेशान ना हो, आंसर से कोई बड़ा मतलब मत रखिए आप ज़्यादा, आप अगर सही कर रहे हैं तो आंसर सही होगा, ये आप अपने पर भरोसा रखिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आप नोट करिए, इसके बाद 15 नंबर वगैरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आपको ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा कर्व आपको मालूम करना है जिसकी शर्त ये है कि वो कर्व 0,0 से गुजरना चाहिए।
0,0 से गुजरना चाहिए। एक बिंदु दे दिया है उन्होंने, तो हम नोट ही कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, 0,0। कर्व इस बिंदु से गुजरना चाहिए और लिखा हुआ है जिसका अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x है, और उस कर्व की अवकल समीकरण आपको दी गई है। कर्व की अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x। ठीक, ये करना है आपको। ऐसे एग्जाम्पल में भी आपने क्वेश्चन लगाए। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे इस अवकल समीकरण को सॉल्व करके ना पहले वक्र की समीकरण निकालनी है, उसका जनरल सॉल्यूशन पता लगाना है। फिर जनरल सॉल्यूशन से ये कंडीशन लगा के हम उसके पार्टिकुलर कर्व कौन सा होगा क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो हम पता लगा सकते हैं। आप एक काम करिए, सबसे पहले y डैश की जगह पर आप डी डी एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि e टू द पावर x साइन x को जब इंटीग्रेट आप करेंगे, इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो एक साथ में हैं। आप याद करिए, जब आप समाकलन सीखे थे तो इसको i मानकर करना पड़ता था हमको। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर आके यहीं पर हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए लिख देंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। बताइए इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा। आई लेट के अनुसार जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये सेकंड में जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट मानना चाहिए। चलो कर लो। फॉर्मूला आप जानते होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र। पहला फलन साइन एक्स, दूसरे का समाकल e टू द पावर x माइनस पहले का अवकल गुणांक साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स, दूसरे का समाकल e टू द पावर x इंटू डी एक्स। फिर i इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, इसमें भी बेटा देखें आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर से दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हमको इसमें भी लगाना पड़ेगा और इसमें से ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन होगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस पहले का, अब इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, पहले का अवकल गुणांक cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, दूसरे का समाकल e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x और साथ में dx। देन i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x cos x। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, पर इस माइनस की वजह से फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x dx। अब i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x cos x। बेटा इसको देखिए ध्यान से आप, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x dx, ये पूरा हम हटा के इसकी जगह पर i लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये i की वैल्यू है। आप सोचोगे यहां पर भी तो e टू द पावर x साइन x है, तो क्या इसको भी i लिख सकते हैं?
नहीं, क्यों? क्योंकि i में केवल e टू द पावर x साइन x थोड़ी है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर साइन x dx है, तो वहीं पर ये चीज दिख रही है, तो उसकी जगह i लिखेंगे। ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इस i के साथ जुड़ जाएगा, 2i हो जाएगा। फिर i निकालने के लिए 2 उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो इस तरह से i की वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर x कर लो कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2, ये 2i वाला 2 उधर चला जाएगा। ये इसकी वैल्यू निकल करके आ गई इसका। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई कर देते हैं। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पे है इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x dx। dy का इंटीग्रल करोगे तो y आएगा, इसका हम निकाल के लाए हैं, e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x, e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2, और इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, यहां भी लगा दीजिए। ये सॉरी, ये आ गया हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। पर हमें तो एक पर्टिकुलर वो कर्व चाहिए जो जिसकी अवकल समीकरण ये हो और जो इस बिंदु से गुजरे। ये कर्व इस बिंदु से गुजरता है, अभी ऐसा जरूरी नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन तो आ गया है, पर हमें ऐसा कर्व चाहिए जो इस पॉइंट से गुजरे। तो अब आप सोचो कि अगर ये वक्र बिंदु 0,0 से गुजरेगा तो बिंदु 0,0 को संतुष्ट भी तो करना चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि यह वक्र बिंदु 0,0 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 0,0 इस वक्र को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करने के लिए x की जगह 0 और y की जगह 0 इस कर्व में लिख देंगे। y की जगह पर 0 लिख देंगे, x की जगह पर भी 0 लिखेंगे, फिर यहाँ साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 2 प्लस c। ये 0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 का मान 0 हो गया, कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो देखो ये 1, ये 0 माइनस 1 का गुणा 1 से किया -1/2 और प्लस c, इसलिए c की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/2, इसको इधर ले आए ना। अब ये c की वैल्यू हम पलट के वहां रखेंगे, हमें अभीष्ट कर्व मिल जाएगा, इसलिए अभीष्ट वक्र होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस 1/2। c की जगह 1/2 लिखेंगे ना। अब आप एक काम करना चाहें, क्योंकि इसमें भी अपॉन 2 है, इसमें भी अपॉन 2 है, तो आप पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, ये बन जाएगा आपकी इक्वेशन। अब आप देख लीजिए ऐसे ही दिया जा रहा है या कुछ और तरीके से इसको दिया जा रहा है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो इसको इधर ले आओ, 2y माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 15, समझ आया ना आपको, नोट कर लीजिए। इसके बाद 16th नंबर पर आते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन में है बेटा, लिखा हुआ है अवकल समीकरण एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1, -1 1, से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। एक अवकल समीकरण दी गई है और एक पॉइंट आपको दिया गया है।
आपको एक वक्र चाहिए जो उस दिए गए बिंदु से गुजरने वाला हो। सबसे पहले हम अवकल समीकरण नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में जो हमको दी गई है। ये है डी डी एक्स एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। ये और इसी क्वेश्चन में एक हमको पॉइंट दिया गया जिस बिंदु से वो कर्व गुजरेगा 1, -1। ठीक है ना। फिर से एक कर्व की अवकल समीकरण दी गई है और एक पॉइंट दिया गया जिस बिंदु से वो वक्र गुजरता है। तो आपको पूछा गया है कि वो वक्र की इक्वेशन पता लगाइए। ठीक है, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करके हम वो कर्व की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए। तो ये y dy, y बचा लिया, dy ले लिया, ये इधर से इधर लेते आइए आप, y प्लस टू। अब x वालों को एक तरफ करना है, इधर जाएंगे तो ये x प्लस टू, ये dx और अपॉन x, ये गुणा में है ना, इधर आके भाग में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा। इसे हम ऐसा करते हैं, 2 का भाग नहीं सॉरी 2 को प्लस कर दो, 2 माइनस कर दीजिए इस पे, 2 को प्लस और 2 माइनस कर देंगे और अपॉन में y प्लस 2 आ जाएगा, साथ में dy। इसमें तो बस आप अलग अलग कर दें, खाली x अपॉन x करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन x और साथ में dx। देखो वेरिएबल्स तो सेपरेट यहीं पर हो गए थे, फिर हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट होने के काबिल बना रहे हैं ताकि वो आसानी से हम उसको इंटीग्रेट कर सकें और समाकलित कर सकें उसको। ठीक है, इसको इसमें हमने 2 जोड़ा और 2 घटाया है ना। आप एक काम कर लो, इसको अलग कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए इसको आप। अब सेपरेट कर दो इसके साथ में, तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2, और ये dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x dx। अब टाइम आ चुका है इसको समाकलित करने का, तो हम नोट कर देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको भी लिखेंगे इसको भी लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए dy का गुणा कराते जाइए, इंटीग्रेशन लगाते जाइए, 2 बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट। ऐसे इस पे करिए, dx को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 बाहर कर लेंगे dx अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इस तरह से सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन ऑफ dy की वैल्यू क्या होगी, y, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y प्लस 2 क्या होगा, log y प्लस 2। इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू होगी x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की वैल्यू आएगी log x, और यहां पर हम लिखे ले रहे हैं प्लस c। ठीक है, अब इससे ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये वक्र इस बिंदु से गुजरता है, क्योंकि यह वक्र बिंदु 1, -1 से गुजरता है, क्योंकि यह वक्र बिंदु 1, -1 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 1, -1 इस वक्र को संतुष्ट करेगा। ठीक, संतुष्ट करने का मतलब x की जगह पर 1 लिखना और y की जगह पर -1 लिख दीजिए, -1 -2
लॉग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, y की जगह -1 लेना है ना, -1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा +1, x की जगह पर लेना है 1 + 2 log 1 + c। ये log 1 का मान तो बेटा 0 हो जाएगा, तो इधर ये भी 0 हो गया टर्म, इधर ये टर्म भी 0 हो गया, इधर बचा -1, यहाँ बचा 1 और +c। इस तरीके से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, इसको इधर भेज देंगे ना, c की वैल्यू -2। अब c की वैल्यू वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर y - 2 log y + 2 = x + 2 log x, और c की जगह पर लिख देंगे -2। ये आ जाना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ भी छोटा मोटा अगर चेंज करके आंसर में दिया जा रहा होगा तो वो हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। लिखा है y - x + 2, y - x + 2 = log x²। ठीक है, देखो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखिए, उधर से इसको यहाँ ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा y - x + 2, y - x + 2। रहे जो लॉग वाले, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log y + 2 प्लस 2 log x, 2 log x, फिर y - x + 2 = log के आगे जो नंबर है इसकी पावर बन जाएगा, इसमें भी ये 2 इसकी पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log y + 2 होल स्क्वायर प्लस log x²। अब log m + log n हो जाएगा, log m × n, मतलब y + 2 स्क्वायर × x², और ये y - x + 2। ये बउआ आ गया वक्र का समीकरण, और इसी फॉर्मेट में आपको आपका आंसर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कर लिया हमने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। एग्जामिनेशन में आपके पास आंसर सीट नहीं होगी, तो अगर यहाँ से भी आपने कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका आंसर सही है फिर। ठीक है, यहाँ हम लोगों के पास आंसर सीट होती है, तो मैंने बोला ना कि थोड़ा भरोसा करते हैं हम कि आंसर सीट हमें एक सही रास्ता दे रही होगी, और उसको देख लेने से हमको लगता है कि नहीं हमारा आंसर सही आ गया, तो हमको भी मिलाना पड़ता है आपके लिए, नहीं तो आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलती हो रही है आप लोगों से। ठीक है, ये 16 नंबर कर लिया हमने, आप नोट करिए, 17 नंबर कर लेते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। एक वक्र है, होगा कोई वक्र अपना, आप चाहें तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखा सकते हैं आप, x, x डैश, y, y डैश, होगा ये कर्व मैंने मान लिया। तो एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर, ये बिंदु है उस कर्व पर x, y, ये कर्व है, और ये कर्व पर एक बिंदु है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई होगी, स्पर्श रेखा। ठीक, फिर से पढ़ रहे हैं आप, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। ओ, मैंने लगता है थोड़ा सा 18 नंबर भी पढ़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लेते हैं। बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। एक वक्र है ये जो कि 0, -2 से गुजरता है, कहीं पर होगा इसका पॉइंट अपना 0, -2, ये आकर के यहां से कहीं से जाता होगा, तो ये पॉइंट हो गया 0, -2।
बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र। तो देखो बेटा, ये जो कर्व है ये बिंदु 0, -2 से गुजर रहा है। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए जिसके किसी बिंदु x, y पर, उसी वक्र पर एक बिंदु x, y है। स्पर्श रेखा, ये हमने स्पर्श रेखा बना ली, उसकी प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार उन्होंने जो लास्ट में कंडीशन बोली है कि जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये कर्व है, कर्व का ये एक बिंदु है x, y, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? d dx ऑफ y से। तो इस वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता d dx ऑफ y हो गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, और इसी बिंदु का y निर्देशांक क्या है? y, इसका गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है? x, तो इसके बराबर है ये, ठीक है ना। ये बोला जाएगा। एक बार फिर से मिला सकते हैं आप कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, ये एक कर्व है जो कि 0, -2 से पास होता है। ये तो यही बात खत्म हो गई। उसके बाद जिसके किसी बिंदु x, y पर, तो उसका उस पर एक और बिंदु मैंने मान लिया x, y, स्पर्श रेखा की प्रवणता d dx ऑफ y और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, y निर्देशांक का गुणनफल करवा दिया, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, तो बराबर भी कर दिया। तो आप ये समझ लो, जैसे अभी तक ऊपर क्वेश्चन आपको दिए जाते थे ना, 16 नंबर 15 नंबर जो आपको दिए गए, जिसमें बताया जाता था कि वक्र बिंदु 0, 0 से गुजरता है, कि वक्र 1, -1 से गुजरता है। उस बिंदु के स्थान पर ये बिंदु इस्तेमाल करना है आपको। दूसरा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में दी गई थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। अब ये मुझे बताइए कि क्या ये चीज आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? भाई आया समझ में? नहीं आया? फिर से अच्छा देखो, आप याद करिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब तो पढ़ा है ना आप सबने? नहीं पढ़ा? स्पर्श रेखा और अभिलंब में आप खुद याद करके मुझे बताइए कि किसी भी वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे प्रदर्शित करते थे हम? d dx ऑफ y से रिप्रेजेंट करते थे। और उन्होंने क्या बोला है साथ में? प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। तो ये प्रवणता ले लो और उस बिंदु का y निर्देशांक ले लो, गुणा करो दोनों का। इस बिंदु का y निर्देशांक क्या है? y, इन दोनों का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। उस बिंदु का x निर्देशांक x भी तो है ना। ये शर्त हमको दी गई है, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बस इसी को अब हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये आ गया y d dx ऑफ y इज इक्वल टू x। इसको हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो y dy इज इक्वल टू x इंटू dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक, y dy को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन 2, x dx को इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब आप चाहें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं पूरे इक्वेशन को, तो y स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब ये वक्र की इक्वेशन आई, लेकिन वक्र की एक जनरल इक्वेशन आ गई है। हमको तो ऐसे वक्र के समीकरण चाहिए जो 0, -2 से गुजरता है। तो यहां लिख देंगे, क्योंकि यह वक्र बिंदु 0, -2 से गुजरता है, इसलिए बिंदु 0, -2
इस वक्र को संतुष्ट करेगा। और वक्र को संतुष्ट करेगा मतलब x की जगह पर 0 और y की जगह -2 लिखा जा सकता है। y की जगह -2 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे 4, x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2c। इस तरह से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 दूना 4। अब ये हम उठा के लिख देंगे, इसलिए अभीष्ट वक्र या वक्र का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट वक्र आपको मिलेगा y² = x² + 4। ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। इस पे देख लीजिए क्या आंसर दिया जा रहा है, y² - x² = 4। ठीक है, x² इधर लेते आ जाइए, तो y² - x² = 4। ये आपको आपका आंसर दिया जा रहा है। अब ये बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्वेश्चन में जैसा बोले बस उसी प्रकार की कंडीशन का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर 18 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण भी ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा। एक फिगर बनाते हैं ताकि उससे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। यदि वक्र -2, 1 से गुजरता है, -2, 1 कहाँ पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ठीक है, कैसा भी वक्र आप बना लो, ऐसा हम वक्र बनाए ले रहे हैं। और बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाला रेखाखंड, -4, -3 होगा कहीं, -4, -3, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा आपका। ये पॉइंट है -4, -3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद -2, 1 से गुजरता भी है। चलिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वक्र पर ये वाला बिंदु है x, y। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक कर्व बना दिया। कर्व पर ये पॉइंट है x, y, कहीं पर भी मान सकते हैं आप इसको। ये है -4, -3 और -2, -1 भी इसी क्वाड्रेंट में कहीं पर पड़ेगा। वो हम यहां पर माने ले रहे हैं -2, 1। ठीक, अब मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा और एक एक चीज धीरे धीरे से समझते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई सारी चीजें एक साथ दी गई हैं। आप थोड़ा सा जल्दी करोगे तो ऐसा ना हो क्वेश्चन मिस हो जाए आपसे। वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब वक्र पर एक बिंदु है x, y, उस पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता लेनी है। तो आप देखिए, ये -2, 1 हमको यहां लेना पड़ेगा। ये हमने एक स्पर्श रेखा बना ली। देखो बेटा, ये हमने एक टेंजेंट यहां पर खींच लिया। ये कर्व है, कर्व पर ये बिंदु है x, y। इस कर्व के इस बिंदु पर ये हमने बना ली एक स्पर्श रेखा। तो इस कर्व के इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, इसकी अपनी एक प्रवणता होगी। कितनी प्रवणता होगी? प्रश्नानुसार इस वक्र के इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा बनाई है उसकी प्रवणता कितनी होगी? d dx ऑफ y। स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता
की दुगनी है। स्पर्श बिंदु कौन सा है? ये वाला। और -4 -3 कहाँ है? ये। एक लाइन इसको मिलाती है, ऐसे हमने मिला दिया। ठीक। अब उन्होंने ये बोला कि वक्र के बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी प्रवणता स्पर्श बिंदु और -4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। तो आपको करना यह है कि ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने d dx ऑफ y ली है, इसको दोगुने के बराबर करना है। लेकिन किसके? आंसर है स्पर्श बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड आई है, इसकी प्रवणता निकाल लीजिए, इसके दोगुने के बराबर इसको रखना है आपको। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसकी प्रवणता कितनी होगी? अगर किसी रेखाखंड पर स्थित दो बिंदु आपको पता हैं तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या सूत्र लगाते हैं? कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ी थी तो उस समय सीखा होगा। आप फॉर्मूला लगाते थे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 मान लो, तो y2 - y1 यानी कि y +3 अपॉन x2 - x1 मतलब x +4। और ये वाली जो प्रवणता है वो इस वाली प्रवणता के 2 गुने के बराबर है। देखो जरा, फिर बोल रहे यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है, तो देखो आगे जाकर ये वाला वक्र जो है वो -2, 1 से गुजर भी रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, तब आपको ऐसे कर्व का समीकरण पता लगाना है। फिगर के अकॉर्डिंग तो सारा कुछ हम आपको दिखा चुके हैं, चाहे तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये एक कर्व मैंने बनाया, इस कर्व पर एक पॉइंट हमने ये ले लिया x, y। इसी कर्व पर एक पॉइंट और है -2, 1, क्योंकि सबसे लास्ट में जब पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का तो उसमें लिखा उन्होंने कि वक्र -2, 1 से गुजरता है, तो -2, 1 ऐसी जगह लेना पड़ेगा जहां से वक्र पास होना चाहिए। तो वक्र पर ही मान लिया मैंने -2, 1, और दूसरे चतुर्थांश में तो दूसरे चतुर्थांश में माना हमने इसको। ठीक है। बीच में जो पोर्शन उन्होंने दिया था उसमें ये बोला गया था कि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वक्र के किसी बिंदु x, y ये है, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने ली तो d dx ऑफ y ले लिया। इसके बाद कॉमा लगाया, उन्होंने लिखा स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। स्पर्श बिंदु को, यहीं पर तो स्पर्श कर रही लाइन है, स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, तो हमने इसकी प्रवणता निकाल ली, की दुगनी है तो उसकी दोगुने के बराबर कर दिया। ठीक है, ये इतना बना लिया। अब देखो फिर से आपके पास दो चीजें हैं, एक तो इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, दूसरा ये भी आपको मालूम है कि ये जो कर्व है ये इस बिंदु -2, 1 से गुजरता है। बस इतना नॉलेज सफिशिएंट है इस कर्व की इक्वेशन को पता लगाने के लिए। हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो dy अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x + 4 इंटू dx। 2 अपॉन x + 4 और ये dx उधर चला गया। अब दोनों पक्षों को समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 4। 2 बाहर कर लिया, dx अपॉन x + 4। इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इसका इंटीग्रल आएगा log y + 3, इसका आएगा 2 log x + 4 और साथ में प्लस c लगा देंगे।
अब ये हमारे कर्व की एक जनरल इक्वेशन आई है। अभी हमको पर्टिकुलर इस वाले कर्व की इक्वेशन चाहिए जो कि -2, 1 से पास होता है। तो अगर ये वक्र -2, 1 से पास होता है तो बिंदु -2, इस वक्र को संतुष्ट करेगी। तो यहां लिख देंगे क्योंकि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु जो कि -2, 1 है, इसलिए यह बिंदु -2, 1 इस वक्र को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो x की जगह -2 लिख देंगे, y की जगह पर 1 लिख देंगे। सॉल्व करिए इसको। लॉग, बेटा y की जगह 1 लिखना है तो 1 + 3 क्या बन जाएगा 4 = 2। लॉग x की जगह -2 लेना है ना, -2 + 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा +c। अब थोड़ा ध्यान से देखें, log 4 = आप ये भी समझ जाए कि log के आगे जो नंबर इसकी पावर में चला जाएगा तो ये 2 और उसकी पावर में कौन आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा log 4 + c। log 4 से log 4 कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब जब c की वैल्यू 0 आ गई तो जैसे ही वहां लिखोगे तो वक्र का अभीष्ट समीकरण आपको मिल जाएगा। इसलिए वक्र का अभीष्ट समीकरण, और इसमें c की जगह 0 मुझे लिखना है तो ये आ जाएगा log y + 3 = थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नंबर आगे इसको पावर में भेजा जा सकता है तो ये क्या बना लेगा, ये आ जाएगा log x + 4 होल स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या लिख दोगे आप 0। फिर से log y + 3 = log x + 4 होल स्क्वायर। दोनों पक्षों की तुलना कर दें क्योंकि log दोनों तरफ लगा हुआ है तो ये y + 3 = x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चेक कर लीजिए कि क्या आंसर इसी फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है, और अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, बस इस तरह से लिखा गया है इसको x + 4 होल स्क्वायर = y + 3। x + 4 होल स्क्वायर = y + 3। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि ये एक परवलय के समीकरण है। x में द्विघात है और y में एक घात है, तो ये एक परवलय की समीकरण है। और इसका मतलब इस 18 नंबर क्वेश्चन पे जिस भी वक्र का जिक्र किया गया है वो वक्र एक परवलय है। ठीक है, और इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पूरे 23 क्वेश्चन हैं और 18वां हमने लगाया है अभी अभी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद 19 और आगे के क्वेश्चंस फिर हम लगाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।